नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे भाई बहनों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे संधि पर। और पिछली कक्षा में हम बात कर चुके थे, जो संधि की बात चल रही थी वो वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि के खूब सारे उदाहरण हम वहाँ लिख चुके थे। वृद्धि संधि के बारे में मैंने आपको बड़े विस्तार से समझाया था, खूब अच्छे से अच्छे आपको मैंने उदाहरण भी लिखाए थे, उनका आप विशेष ध्यान रखना। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको और लिखा देता हूं जो वृद्धि संधि से संबंधित है, क्योंकि वृद्धि संधि बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना। जैसे ये कई बार परीक्षा में एक शब्द पूछ लिया जाता है, वित्तैषणा। शब्द पूछ लिया जाता है वित्तैषणा। वित्तैषणा का संधि विच्छेद पूछ लेता है। धनैषणा का भी संधि विच्छेद पूछ लेता है। तो वित्तैषणा है, धनैषणा है, इनके संधि विच्छेद भी खूब पूछ लिए जाते हैं। एक मैंने आपको मतैक्य का बताया था, एक शब्द होता है विश्वैक्य। विश्वैक्य, थोड़ा इनको ध्यान से समझना। एक शब्द लिखा मैंने विश्वैक्य। विश्वैक्य है। इसके अलावा और भी है, सदैव का मैं लिखा ही चुका हूं आपको। सदा धनेव, सदैव, तथा धनेव, तथैव, अधुना धनेव, अधुनैव। तो इनमें देखो क्या है, ध्यान क्या रखना है। जो वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि में ऐ और औ बनता है, ये सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसे एक शब्द लिखा मैंने सुंदरोदन। सुंदरोदन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण होता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरण बता रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। अब जैसे मैंने यहां लिखा वित्तैषणा। अब वित्तैषणा का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, वित्त धन ऐषणा। ऐषणा का मतलब होता है चाहना या इच्छा। क्या अर्थ होता है, चाहना या इच्छा। वित्त मान होता है धन, तो वित्त की या धन की चाहना, तो वित्तैषणा वित्त की चाहना, और धनैषणा धन की चाहना हो जाता है। तो यहां पर देखो एक बात को ध्यान से समझो, यहां ए आ रहा है, बाद में ए आ रही है, आ और ये मिलके क्या बनेगा, आई बनेगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, वित्तैषणा। इसी प्रकार होता है धनैषणा। तो धनैषणा का क्या होगा, धन धन ऐषणा। अब ए के बाद में क्या आया, ए आई, तो मिलके आई हो गया। इसका भी क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि, धनैषणा हो जाएगा। इसी प्रकार विश्वैक्य। अब विश्वैक्य का जब विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, विश्व धन ऐक्य। अब यहां एक के नहीं ऐक्य आएगा, क्योंकि यह प्रत्यय आने के कारण एक का आई हो जाता है। ऐक्य बनता है एक धन य से। जब इसको मिला के लिखेंगे तो ए के बाद में आई के आने से यहां भी आई हो जाएगा। और सुंदर धन ओदन, सुंदर धन ओदन। अब ए के बाद में ओ आएगा तो जाहिर सी बात है औ हो जाएगा, तो सुंदर धन ओदन सुंदरोदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुंदर। अब देखो ओदन के बहुत अर्थ होते हैं। ओदन माने औटाना भी होता है, ओदन माने खोलाना भी होता है, ओदन माने पकवान भी होता है, ओदन माने भोजन भी होता है। तो इस प्रकार से आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक होता है वीरोदार्य। एक शब्द लिखा मैंने वीरोदार्य, बहुत अच्छा उदाहरण है। एक तो मैंने लिख दिया यहां वीरोदार्य। अब वीरोदार्य का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो देखो सबसे पहले यहां औ आ रहा है, और औ किसका बनता है, ए या आ के बाद में, ओ या औ के आने से। अब औदार्य है तो जाहिर सी बात है ये आ रहा है अंत में, और यह से पहले अधूरा वर्ण है, तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, औ आएगा। ओ नहीं आएगा, औ आएगा, क्योंकि औदार्य बना है उदार धन य से। औदार्य किससे मिलके बना है, तो आपको इसका भी पता होना चाहिए, ये मिलके बना है उदार धन य से। तो यह प्रत्यय के कारण इसका क्या हो गया है, उ का औ हो गया। तो वीर धन औदार्य, ए और औ मिलके क्या हो जाएंगे,
औ हो जाएंगे, यहां कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि होगी। कैसे हुई ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार जैसे मैंने आपको और बताया होगा, जैसे परमौषधि। अब ये जो शब्द है परमौषधि, यहां पर क्या आ रहा है? औ आ रहा है। क्या आ रहा है? औ आ रहा है। तो आपको अच्छे से पता है औ किसका बनता है? ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में ओ या औ के आने से, तो परम धन औषधि। अब ए और औ मिलके यहां क्या हो जाएंगे? औ हो जाएंगे। यहां कौन सी संधि हो जाएगी? यहां भी वृद्धि संधि होगी। एक आपको मैंने बताया था मतैक्य, एक शब्द होता है विश्वैक्य। बहुत अच्छा उदाहरण है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, विश्वैक्य। अब विश्वैक्य का अगर विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? विश्व धन ऐक्य। अब विश्व का अंतिम स्वर क्या आ रहा है? ए। ऐक्य का आई और ए और आई मिलके क्या हो जाएंगे? आई हो जाएंगे। संधि कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। तो वृद्धि संधि के जो महत्वपूर्ण उदाहरण थे पहले भी मैं खूब आपको लिखा चुका था, कुछ और उपयोगी उदाहरण दिमाग में आए मैंने वो भी आपको लिखा दिए, इनका आप विशेष ध्यान रखना। अब जो आगे बात करेंगे वो अपनी महत्वपूर्ण संधि कौन सी है? तो सबसे पहले हमने लिखी थी दीर्घ, गुण, वृद्धि, और चौथी संधि है यण संधि। चौथा जो प्रकार है वो किसका होगा? यण संधि का। क्रम से चल रहे हैं, क्रम का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए यण संधि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी होती है परीक्षा की दृष्टि से, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना? क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होती है? क्योंकि मैंने देखा है अधिकांशतः परीक्षा में जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो यण संधि से पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझना। जैसे यण संधि, तो देखो मैं आपको किसी भी तरीके से समझ आ जाए, मैं आपको इसे कई तरह से समझाऊंगा। इसमें मैं संस्कृत सूत्र भी लिखूंगा और हिंदी का नियम भी लिखूंगा, जिस तरीके से आपको समझ आ जाए आप ध्यान रख लेना। एक सूत्र होता है इसका इको यणची। क्या सूत्र होता है? इको यणची। अब इसमें इको यणची का क्या अर्थ है? सबसे पहले हम इस सूत्र की बात करेंगे। तो देखो इको यणची का अर्थ होता है, अगर बात करी जाए इको यणची की, तो या इको यणची का मतलब क्या होगा? इक के आगे क्या आ जाए? असमान अच आ जाए। असमान अच कहते हैं स्वरों को। असमान अच, अच का मतलब होता है स्वर, और स्वर भी कैसे? असमान। तो इक के आगे कोई असमान अच आ जाए तो क्या हो जाता है? यण हो जाता है। क्या हो जाता है? यण हो जाता है। अब इसको, ये तो हमने बात करी किसके अनुसार? संस्कृत के अनुसार। अब हिंदी के अनुसार समझना। तो देखो इक का मतलब क्या होता है? आपने माहेश्वर सूत्र सुने होंगे, और माहेश्वर सूत्र में जैसे मैंने कहा अच, तो अच का मतलब है ऐसे शुरू हो और चै पे खत्म हो जाए। शुरू कहां से हो? ऐसे। कहां खत्म हो जाए? चै पे। अंतिम चै को जो व्यंजन है गिना नहीं जाता, तो ऐसे लेके चै तक के बीच में जितने भी वर्ण आएंगे वो अच कहलाएंगे। अच का मतलब होता है सभी स्वर। अच में सभी स्वर कैसे आते हैं? आई ओणा, रील रिका, ए अंग, अय उच्चा, औ तक आ गए। तो ऐसे लेके औ तक के जो स्वर हैं इन्हें अच कहते हैं। अब इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है? इक, और इक का मतलब क्या होता है? लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ और री। अब लिरी यहां आएगी नहीं, क्योंकि लिरी संस्कृत में चलती है, हिंदी में सिर्फ लघु ई आती है। दीर्घ री और दीर्घ ई और लिरी, ये दो स्वर बढ़ जाते हैं संस्कृत में, इसलिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है और संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। 13 क्यों होती है? एक तो दीर्घ री और एक लिरी और बढ़ जाता है। इस प्रकार से स्वरों की संख्या संस्कृत में 13 है, हिंदी में 11 होती है। अब देखो ए ओ री, इसका मतलब क्या है? एक, और एक के बाद में यहां क्या आ जाए? कोई असमान स्वर। असमान अच का मतलब होता है कोई असमान स्वर आ जाए।
क्या आ जाए, कोई असमान स्वर आ जाए तो ए या ई का तो क्या हो जाता है ये, उ या उ का क्या हो जाता है वह, और इस री का क्या हो जाता है र हो जाता है। अब इसमें देखो एक महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है आपको, क्योंकि जब भी किसी स्वर से व्यंजन बनेगा तो हमेशा अधूरा बनता है। जब भी किसी स्वर से व्यंजन बनेगा तो अधूरा बनेगा, जब भी किसी विसर्ग से व्यंजन बनेगा तो अधूरा बनेगा, और जब भी किसी व्यंजन का आगम भी होगा तो वो अधूरा ही होगा। ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो ई या ई का य, उ या उ का व और री का र हो जाता है, तो ये व र ल णे यण कहलाते हैं। यण का मतलब है य से शुरू हो णे पे खत्म हो जाए। अब लिरी आती नहीं इसलिए यहां ल नहीं आएगा, तो ये व र, तो ये किस में आ जाते हैं, यण में। अब एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा तरीका देखो और लिख रहा हूं मैंने यहां लिख दिया ई या दीर्घ ई, उ या दीर्घ उ और री, और इनके बाद में क्या आ जाए, कोई असमान स्वर आ जाए। इनके बाद में क्या आ जाए, कोई असमान स्वर आ जाए। तो ई या ई, उ या उ और री के बाद क्या आ जाए, कोई असमान स्वर आ जाए। तो ध्यान रखना ई या ई का तो क्या हो जाता है, यह हो जाता है। उ या उ का क्या हो जाता है, वह हो जाता है, और इस री का क्या हो जाता है, र हो जाता है। ये भी कैसे है, हलम। तो किसी भी तरीके से आपको समझ आए वो आप ध्यान रख लेना। बस ध्यान ये रखना है कि ई या ई का या बनता है, उ या उ का वह बनता है, और री का र बनता है। कब, जब इनके बाद में कोई असमान स्वर आ रहा हो। समान स्वर आने पे तो आपको अच्छे से पता है ये दीर्घ हो जाते हैं। अब इनको हम थोड़ा सा विस्तार से लिखते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, यदि ई या ई, उ या उ और री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो, यदि ए या ई, उ या उ और री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ई या ई का य, उ या उ का व, उ या उ का व और री का रा हो जाता है। री का रा हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, इनके बाद में स्वर कैसा आना चाहिए, असमान स्वर आना चाहिए। असमान स्वर आने पर ई या ई का या, उ या उ का वा और री का रा हो जाता है। अब कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ई या ई के बाद में कौन सा स्वर, असमान स्वर। तो इस ई या ई का क्या होगा, यह होगा, और यह भी कैसा हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। ई या ई का क्या बनेगा, यह बनेगा, और यह भी कैसा बनेगा, हलंत बनेगा। सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे, तो यहां ध्यान देना और इसको ध्यान से समझना। कैसे, जैसे मैंने यहां पर लिखा, यदि धन अपि, पूरे विस्तार से, और इसको एक एक वर्ण को मैं खोल के समझाऊंगा क्योंकि यण संधि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसको ध्यान से समझना। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, लघु ई है, और इसके बाद में असमान स्वर ए आ रहा है, तो इस ई का बनेगा यह, और यह भी कैसा बनेगा, हलंत। यह भी कैसा बनेगा, हलंत बनेगा। जब द में से ई निकल गई तो द कैसा हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। जब द में से ई निकल गई
तो द कैसा हो गया, हलंत हो गया। ई से यह बना तो यह भी कैसा बना, हलंत बना। और आगे क्या आ रहा है, अपी आ रहा है। अब यहां ध्यान देना, यह हलंत है तो मैंने हलंत लिख दिया, सॉरी यह तो पूरा है, पूरा लिख दिया। अब द हलंत है तो द को हलंत लिख दिया। द अधूरा है तो इसको कैसा लिख दिया, अधूरा लिख दिया। यह में ए मिल गया तो यह पूरा हो गया, इसको मिला के लिखा तो क्या बना, यद्यपि। अब आप अच्छे से जानते हो यद्यपि ऐसे भी लिख सकते हैं, यद्यपि ऐसे भी लिख सकते हैं, और यद्यपि में द और यह को मिला के द्य बना दिया जाता है। यद्यपि इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दोनों ही रूप क्या है, शुद्ध है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो यदि धन अपि क्या हो गया, यद्यपि हो गया। अब इसी प्रकार मैं और उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे ध्यान देना, मैंने यहां लिख दिया इति धन आदि। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, लघु ई। लघु ई के बाद असमान स्वर आ रहा है तो इसका यह बनेगा हलंत। जब तय में से ई निकल गई तो ये तय कैसा हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। ई का यह बना, यह भी हलंत हो जाएगा। और उसके बाद में क्या आ रहा है, आदि। क्या आया, आदि आ गया। अब यहां लघु ई का मैंने लघु ई लिख दिया, लघु ई का लघु ई लिख दिया। तय अधूरा है, अधूरा लिख दिया। जब इस यह में ये आ मिलेगा तो यह कैसा हो जाएगा, पूरा। और इसमें दी मिलाया तो क्या बन गया, इत्यादि। तो इति धन आदि इत्यादि कैसे बन रहा है, प्रत्येक वर्ण को मैं इसमें तोड़ तोड़ के लिख के बता रहा हूं, इसका विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आगे समझिए, इसी प्रकार मैंने यहां लिखा परि धन आवरण, परिधन आवरण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, लघु ई। इस लघु ई का क्या बनेगा, यह भी हलंत। जब रे में से ई निकल जाएगी तो रे कैसा हो जाएगा, अधूरा। रे अधूरा हो गया। ई का बना यह भी कैसा बना, अधूरा। आगे क्या आ रहा है, आवरण आ रहा है। आगे क्या आ रहा है, आवरण। जब रे वर्ण अधूरा है तो कहां चला जाएगा, यह के ऊपर। लेकिन यह भी अधूरा है, इसमें आ मिल गया तो ये पूरा हो गया। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बन गया, पर्यावरण बन गया। परि माने होता है चारों ओर से, आवरण माने होता है घिरा हुआ। जो चारों ओर से घिरा हुआ है वो क्या होता है, पर्यावरण होता है। आगे देखिए, तो यदि धन अपि, यद्यपि, इति धन आदि इत्यादि, परिधन आवरण, पर्यावरण, इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार और समझिए, प्रति धन आरोपण, प्रतिधन आरोपण। अब देखिए प्रति में यहां क्या आ रही है, लघु ई। प्रति में कैसी ई आ रही है, लघु ई। इस लघु ई का क्या बनेगा, यह हलंत। जब तय में से लघु ई निकल गई तो तय हलंत हो गया। ई का यह बना, यह भी हलंत हो गया। आगे क्या आ रहा है, आरोपण आ रहा है। अब तय अधूरा है इसलिए इसको हम अधूरा लिख देंगे। यह में ए मिल गया, आ मिल गया तो ये पूरा हो गया। जब इसको मिला के लिखा तो क्या हो गया, प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण कहते हैं आरोप के बदले आरोप लगाना, प्रत्यारोपण होता है, कहते हैं ना। जैसे आरोप प्रत्यारोप, आरोपण प्रत्यारोपण। तो ये विशेष ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। और समझिए इसमें, तो ई के बाद में असमान स्वर, तो लघु ई आए चाहे दीर्घ ई आए। अब देखो दीर्घ ई के भी उदाहरण लिख लेते हैं कुछ। मैंने लिखा यहां नारी धन आदेश। अब देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है दीर्घ ई। क्या आ रहा है, दीर्घ ई। और इसके बाद में क्या है, असमान स्वर। तो इस दीर्घ ई का क्या बन जाएगा, यह भी हलंत है। जब रे में से ई निकल जाएगी तो रे कैसा हो जाएगा, अधूरा। ई से यह बना, यह भी कैसा है, अधूरा। आगे क्या आ रहा है, आदेश। अब रे अधूरा है तो कहां चला जाएगा, ऊपर। और यह में आ मिल गया तो यह पूरा हो गया। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बन गया, नार्यादेश, नारी का आदेश।
तो ई का क्या हो रहा है, यह हो रहा है, क्या बन रहा है, ई का यह बन रहा है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार और उदाहरण लिख रहा हूं, बहुत अच्छा ध्यान से समझना। जैसे अग्नि, अभी तो हम संधि युक्त कर रहे हैं, अभी विच्छेद की भी बात करेंगे। अग्नि धन आस है। अब अग्नि का अंतिम स्वर क्या आ रहा है, लघु ई। भाई अग्नि में इसको टुकड़े करेंगे तो अंत में लघु ई तो आएगा, न के बाद में लघु ई। अब इस लघु ई का क्या हो जाएगा, ये भी कैसा होगा, हलंत। जब न में से जब लघु ई निकल गई तो न कैसा हो जाएगा, हलंत। न कैसा हो जाएगा, हलंत। और ई से यह बना, ये भी कैसा है, अधूरा। आगे क्या आ रहा है, आशय आ रहा है। क्या आ रहा है, आशय। अब ग अधूरा है इसलिए इसको अधूरा लिख दिया, न भी अधूरा है इसको भी अधूरा लिख दिया। यह में आ मिल गया तो यह पूरा हो गया। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बन गया, अग्नाशय बन गया। क्या बन गया, अग्नाशय बन गया। तो ये अग्नाशय कैसे बना, अच्छे से समझ आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अच्छे से समझ आ गया होगा अग्नाशय कैसे बना है, ठीक है ना। तो अग्नि धन आशय, तो अग्न्याशय, तो अग्नि में ई का यह बन गया तो अग्न्याशय होगा। क्या होगा, अग्न्याशय होगा। कई जगह ऐसे भी लिखा रहता है, देखो ध्यान से समझना। कई जगह अग्नाशय ऐसे लिख देते, अग्नाशय, ये गलत है। अग्नाशय नहीं, अग्न्याशय होता है। जो संधि विच्छेद अगर इस प्रकार से करेंगे तो कैसे होगा, ये अग्नाशय कैसे बन गया, ये अग्नाशय तो अग्न धन आशय से बना, ए और ए मिलके दीर्घा। लेकिन यहां पर तो अग्नि धन आशय आ रहा है तो अग्नाशय थोड़ी बनेगा, अग्न्याशय बनेगा, अग्न्याशय बनेगा। ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है। अग्नाशय लिखोगे तो इसमें तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, अग्न धन आशय, अग्नाशय। लेकिन यहां तो अग्नि है, लघु ई का यह बना। देखो ध्यान से, बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहां ए है, यहां ए लिख दिया, यहां ग है, यहां ग लिख दिया, यहां न है, यहां न लिख दिया, ई से यह बना, यहां यह लिख दिया, और आशय का आशय उतार दिया। अब यहां ए का ए लिख दिया, ग का ग लिख दिया, न हलंत अधूरा लिख दिया, यह में आमला यह पूरा, और उतार दिया जैसे का वैसा, तो अग्न्याशय होगा। तो ये गलती मत कर देना कहीं इसको अग्नाशय लिख दो, क्योंकि मैंने देखा है कई पुस्तकों में अग्नाशय लिख दिया है, वो अग्नाशय गलत है। अग्नाशय का अग्न धन आशय से हो सकता है, अग्नि धन आशय से नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ई का यह होना अनिवार्य है, इसलिए ध्यान रखना। अब बात करेंगे संधि विच्छेद की। अभी तो हमने चर्चा सिर्फ संधि युक्त की करी है कि संधि कैसे होगी। अब बात करेंगे किसकी, संधि विच्छेद करने की। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण लिख रहा हूं, फिर हम इसके क्या करेंगे, उदाहरणों के संधि विच्छेद करेंगे, जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, बहुत अच्छे उदाहरण बता रहा हूं जो महत्वपूर्ण है। अभ्युत्थान, अभ्युत्थान, एक उदाहरण लिखा मैंने, अभ्युत्थान। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है स्त्र्युचित। एक तो लिखा मैंने अभ्युत्थान, एक क्या लिखा, स्त्र्युचित। ये ऐसे उदाहरण हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आए हुए हैं। तो देखो पहले तो इसको समझो, अभ्युत्थान का क्या होगा, अभि धन उत्थान। देखिए समझना इसमें। अब यहां अभी में क्या आ रही है, लघु ई, और इस लघु ई का क्या बनेगा, यह, और यह कैसा होगा, हलंत। जब भय में से ई निकल जाएगी तो भय कैसा हो जाएगा, जब भय में से ई निकलेगी तो भय कैसा हो जाएगा, जाहिर सी बात है भय अधूरा हो जाएगा। ई का बनेगा यह भी क्या है, अधूरा, और आगे क्या आ रहा है, उत्थान। आगे क्या आ रहा है, उत्थान आ रहा है। अब समझना इसमें। अब भय अधूरा है इसलिए इसको मैंने अधूरा लिख दिया, यह में ऊ मिल गया तो यह पूरा हो गया,
जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना, अभ्युत्थान बना। कैसे बना ये अभ्युत्थान, अच्छे से समझ आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो देखिए अभिधन उत्थान अभ्युत्थान। अब स्त्री उचित, अब स्त्री उचित का कैसे करेंगे, देखो य से पहले अधूरा वर्ण है, इसका मतलब यहां पर यण संधि हो सकती है। कैसे होगी, तो देखो स्त्री धन उचित। अब ये कैसे हुआ, यह से पहले अधूरा वर्ण है, इसका मतलब ई का यह बना है। अब स्त्री में दीर्घ ई आएगी, क्योंकि महिला का बोध हो तो दीर्घ आ दीर्घ ई दीर्घ ऊ आएगा। अब यहां पर भी स्त्री धन उचित। अब जैसे आपने यह से जो यह है उसको हलंत करके बाकी का पूरा शब्द वैसा ही उतार देना है। तो यह को हलंत करेंगे क्योंकि इसे यह अधूरा बनेगा, यह को हलंत किया, इसमें से ऊ निकला और चित आगे है तो उचित आगे लिख दिया। अब ये कैसे बना है ये समझो, देखो यहां क्या आ रही है, दीर्घ ई। कौन सी ई आ रही है, दीर्घ ई। और इस दीर्घ ई का क्या बनता है, यह बनता है। अब जब इसमें से त्रय में से दीर्घ ई निकल गई तो त्र अधूरा हो गया, ई से बना यह भी अधूरा है। और आगे क्या आ रहा है, उचित। आगे क्या है, उचित। अब त्र अधूरा है तो इसको अधूरा लिख दिया, यह में ऊ मिल गया तो यह पूरा हो गया। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, स्त्री उचित। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, स्त्री उचित। तो स्त्री धन उचित स्त्री उचित हो जाएगा, जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। स्त्री के अनुसार जो उचित है सही है। कैसे बना, अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। समझ में आ गया ना। अब इसी प्रकार एक अच्छा उदाहरण लिख रहा हूं मैं, अध्येषणा। अध्येषणा। अब अध्येषणा का अगर विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, तो यहां ध्यान देना, अधि धन एषणा। एषणा का मतलब होता है चाहना, अधिमान होता है अधिक। अध्येषणा बहुत ज्यादा, जिसकी हमें इच्छा हो, चाहना हो। तो अधि में क्या आ रही है, लघु ई। और इस लघु ई का क्या बनेगा, यह। और यह भी कैसा होगा, हलंत। जब ध में से लघु ई निकल गई तो ध हलंत हो गया, ई से बना ये भी हलंत है। और आगे क्या आ रहा है, एषणा। अब ध अधूरा है इसलिए इसको अधूरा लिख दिया, यह में ए मिली तो यह पूरा हो गया। इसको मिला के लिखा तो क्या बन गया, अध्येषणा बन गया, जिसकी बहुत अधिक हमें चाहना हो, इच्छा हो। ठीक है ना। और समझिए इसका, जैसे मैंने एक शब्द लिखा, सरस्वती, सरस्वत्य राधना। सरस्वत्याराधना। अब जब इसको करेंगे तो किस प्रकार से होगा, इसको ध्यान से समझना। देखिए यहां पर सबसे पहले यह से पहले अधूरा वर्ण है और वैसे पहला अधूरा वर्ण है। तो सरस्वती में तो वैसे पहले से आता ही है, बदलाव किस में हुआ है, दीर्घ ई में। दीर्घ ई में बदलाव हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, सरस्वती धन आराधना। आराधना। अब जहां ध्यान देना, यहां पर कौन सी आ रही है, दीर्घ ई। कौन सी ई आ रही है, दीर्घ ई। और इस दीर्घ ई का क्या बनेगा, यह। अब यहां पर देखिए, जब दीर्घ ई निकलेगी इसमें से तो ये क्या हो जाएगा, तय हलंत। ई से यह हो गया और आगे क्या आ रहा है, आराधना। इसमें आगे क्या आ गया, आराधना आ गया, आराधना। अब तय हलंत है इसलिए इसको हलंत लिख देंगे, अधूरा लिख देंगे। यह में दीर्घ आ मिला तो पूरा हो गया। जब इसको मिला के लिखा तो क्या हो गया, सरस्वत्याराधना। सरस्वत्याराधना।
सरस्वत्याराधना, तो सरस्वती धन आराधना, सरस्वत्याराधना हो जाता है। विशेष ध्यान रखना, कठिन कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत आसान होता है, बस आपको उसे अच्छे से समझ में आना चाहिए। और समझिए, जैसे मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, या सख्यागमन, एक उदाहरण लिखा मैंने, सख्यागमन। सख्यागमन का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पहले इसमें कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। मैंने कहा सख्यागमन, सख्यागमन का मतलब होता है सखी का आगमन। देखो, एक स्त्री उचित बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी ध्यान रखना। एक शब्द लिखा मैंने मध्वाचार्य, एक शब्द लिखा मैंने मध्वाचार्य, ये भी खूब पूछ लिया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन मध्वाचार्य की अगर बात करें तो ये ऊ वाले उदाहरण में चला जाता है, मधुधन आचार्य मध्वाचार्य हो जाता है, इसलिए इसको भले ही मत लिखना, बाद में बात करेंगे। एक शब्द जैसे यहां पर मैंने लिखा सख्यागमन, ठीक है ना, एक सख्युचित लिख दिया होगा, सखी धन उचित, सख्युचित, नारी उचित लिखा है, सख्युचित लिख देता हूं, सख्युचित। प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न, और समझिए एक बार इनका ध्यान दीजिए। जैसे सख्यागमन, सख्यागमन का क्या होगा, सखी धन आगमन, सख्यागमन का क्या होगा, सखी धन आगमन। अब सखी धन आगमन का कैसे हुआ है, यहां आ रही है दीर्घ ई, यहां कैसी है दीर्घ ई, और इस दीर्घ ई का बनेगा ये हलंत है। जब ख में से दीर्घ ई निकलेगी तो जाहिर सी बात है ख अधूरा होगा, ख अधूरा होगा, ई का यह बन जाएगा, और आगे क्या आ रहा है, आगमन। अब ख अधूरा है इसलिए इसको अधूरा लिख दिया, यह में आ मिला तो यह पूरा हो गया, जब इसको मिला के लिखा तो क्या होगा, सख्यागमन। क्या हो गया, सख्यागमन हो गया, सखी का आगमन, आना। अब स्त्री उचित का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, स्त्री धन उचित। अब स्त्री में क्या आ रही है, दीर्घ ई, और इस दीर्घ ई का क्या बनता है, यह, और यह भी कैसा है, हलंत। जब तय में से दीर्घ ई निकलेगी तो जाहिर सी बात है त्र अधूरा होगा, जब त्र में से ही निकली तो त्र अधूरा, ई से यह बना, ये भी अधूरा, आगे क्या आ रहा है, उचित आ रहा है। अब इसमें त्र अधूरा है इसलिए इसको हम अधूरा लिख देंगे, यह में ऊ मिला तो यह पूरा हो गया, जब इसको मिला के लिखा तो क्या हो गया, स्त्रीउचित हो गया, जब इसको मिला के लिखा तो क्या हो गया, स्त्रीउचित हो गया, स्त्रीउचित। तो स्त्रीउचित, अच्छा यहां पर लिख लिया स्त्री तो सखी आ रहा है, बस स्त्री की जगह यहां सखी कर देंगे, क्या कर देंगे, सखी, सखी, और यहां भी क्या हो जाएगा, सखी। तो ये कैसे लिखेंगे, इसको भी ध्यान देना। तो ये क्या हो गया, से का से लिख दिया, ख क्या हो गया, अधूरा, सख्य, और जब इसको मिला के लिखा तो क्या बनेगा, सख्युचित। क्या होगा, सख्युचित हो जाएगा। तो इसका भी आपको विषय ध्यान रखना है, बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है ना। आगे देखो, प्रत्युत्पन्न, कहते ना ये प्रत्युत्पन्न मति, ऐसी बुद्धि जो तुरंत उत्तर दे दे उसे प्रत्युत्पन्न मति कह देते हैं। अब यहां पर ध्यान देना, ये जो विच्छेद करेंगे इसका तो क्या होगा, प्रति धन उत्पन्न। यहां क्या आ रही है, लघु ई, और इस लघु ई का क्या हो गया, यह, और यह भी कैसा है, अधूरा। जब तय में से लघु ई निकली तो तय हलंत हो गया, इसे यह बना, ये भी हलंत हो गया, आगे क्या आ रहा है, उत्पन्न। अब तय अधूरा है इसलिए हम इसको अधूरा लिख देंगे,
यह में ऊ मिला तो यह अधूरा हो गया, जब मिला के लिखा तो क्या हो गया, प्रत्युत्पन्न। तो प्रत्युत्पन्न कहते हैं तुरंत ही उत्पन्न। तो प्रत्युत्पन्न मति बहुत पूछा जाता है, तो याद रखना प्रत्युत्पन्न मति मतलब तुरंत उत्तर देने वाली बुद्धि, उसे हम प्रत्युत्पन्न कह देते हैं, ध्यान रखना। अब एक देखो, एक अच्छा उदाहरण और लिख रहा हूं, फिर बात करेंगे अगले की। नद्युर्मी, आपको मैं पहले कह चुका हूं उर्मी का अर्थ होता है लहर, तो इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, नदी धन ऊर्मी। इस ऊर्मी के कारण इस उदाहरण को खूब पूछ लेता है। ऊर्मी में दीर्घ ऊ आता है। अब दीर्घ ऊ आता है तो देखो यहां पर क्या होगा, नदी में कौन सी ई आ रही है, दीर्घ ई, और ई का क्या बनता है, यह भी हलंत है। जब द में से ई निकलेगी तो जाहिर सी बात है द हलंत होगा। द में से जब ई निकलेगी तो द हलंत होगा, ई से यह बनेगा, यह भी हलंत, और आगे क्या आ रहा है, ऊर्मी। अब द और यह मिलके क्या हो जाते हैं, द। ऊ का जब यह में ऊ मिला तो यह पूरा हो गया, जब इसको मिला के लिखा तो क्या हो गया, नद्युर्मी। नद्युर्मी का मतलब होता है नदी की लहर, क्योंकि ऊर्मी का अर्थ लहर होता है। तो मैंने आपको ई के खूब सारे उदाहरण लिखा दिए, खूब महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ई या दीर्घ ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ई या दीर्घ ई का या हो जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आगे हम बात करेंगे ऊ या ऊ के बाद की। अब हम जो चर्चा करेंगे वो किसकी करेंगे, ऊ या दीर्घ ऊ के बाद क्या आ जाए, कोई असमान स्वर आ जाए। क्या आ जाए, कोई असमान स्वर आ जाए, तो इस ऊ या दीर्घ ऊ का क्या हो जाता है, ऊ का वह हो जाता है। दोनों का क्या बनेगा, वह, और वह भी हलंत। क्योंकि ये बात तो मैं पहले कह चुका हूं कि जब भी किसी स्वर से व्यंजन बनेगा तो हमेशा अधूरा ही बनेगा, तो ध्यान देना यहां। अब यहां पर कुछ उदाहरण दिख रहा हूं मैं, देखो एक शब्द है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है, कुछ लोग इसका अलग ही बताते हैं, लेकिन हम आज बहुत ऐसे शब्द हैं जिनको ध्यान से समझेंगे, नियम के अनुसार चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक शब्द लिख रहा हूं मैं यहां, अन्वय। अब इस अन्वय शब्द में कौन सी संधि है, ध्यान से समझना। इसमें इस अन्वय के दो विच्छेद हो सकते हैं। दो विच्छेद क्या हो सकते हैं, एक तो अनु धन ए। अब इस ऊ का वह बन के क्या बनेगा, अन्वय, और एक इसमें ध्वनि आ रही है अय की, तो अन्वय धन ए, क्योंकि ए का क्या हो जाता है, अय, तो ये भी बन रहा है। अब सही किसको माने, तो ध्यान रखना प्राथमिकता इसी को देनी है, अनुधन अय की। अनुधन अय को ही प्राथमिकता देनी है अन्वय के लिए। तो ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण और बताऊंगा मैं, तो पहले तो इसी को समझो। जैसे अनु धन अय, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, ऊ है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण इससे असमान स्वर है, तो इस ऊ का क्या बनेगा, वह, और वह भी कैसा है, हलंत है। जब न में से ऊ निकल गया तो न हलंत हो गया, ऊ का वह बना तो वह भी हलंत है। आगे क्या आ गया, अय। अब न अधूरा है इसलिए अधूरा लिख दिया, वह में ए मिला तो वह को पूरा लिख दिया, मिला के लिखा तो क्या हो गया, अन्वय। तो अनु धन अय क्या हो जाता है, अन्वय हो जाता है। इसी प्रकार और समझिए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, जैसे अनु धन एषण। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है यहां, लघु ऊ। इस ऊ का क्या बनेगा, वह भी कैसा होगा, हलंत होगा। जब इस न में से ऊ निकलेगा तो न कैसा होगा, जाहिर सी बात है अधूरा होगा। ऊ से वह बना, ये भी कैसा बना, अधूरा, और आगे क्या आ रहा है, एषण आ रहा है।
जब न में जब इस न को लिखेंगे तो अधूरा, इस वह में ए मिली तो वह पूरा हो गया, मिला के लिखा तो क्या बना, अन्वेषण। और अन्वेषण का अर्थ होता है खोज। अन्वेषण का अर्थ क्या होता है, खोज होता है। कहते नहीं कि इसकी हम अन्वेषण कर रहे हैं। और एक शब्द होता है अन्वेषक, अनुधनेशक, अन्वेषक, जिसका अर्थ होता है खोज करने वाला। अन्वेषक मतलब खोज करने वाला। तो अनुधन अन्वय, अनुधन एषण क्या हो जाएगा, अन्वेषण हो जाएगा। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे समझिए। और जैसे लघु धन आदेश। अब लघु का क्या है, यहां पर अंतिम स्वर क्या आ रहा है, उ। उ का क्या बनेगा, वह भी हलंत। जब घ में से उ निकलेगा तो जाहिर सी बात है घ अधूरा होगा। वह भी कैसा बनेगा, इससे अधूरा बनेगा। उ से वह बनेगा तो ये भी कैसा बनेगा, अधूरा। और आगे क्या आ रहा है, आदेश आ रहा है। अब घ अधूरा है इसलिए इसको हम अधूरा लिख देंगे। वह में आ मिल गया तो वह पूरा हो गया। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना, लघ्वादेश। तो लघु धन आदेश लघ्वादेश हो जाएगा। इसका आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। क्या हुआ कि देखिए यहां पर आया उ का बना वह भी हलंत है। जब घ में से उ निकल गया तो घ अधूरा, उ का वह बना वह भी अधूरा। आगे आदेश, घ अधूरा अधूरा लिख दिया, वह में आ मिला वह पूरा, मिला के लिखा तो क्या बन गया, लघ्वादेश। क्या बन गया, लघ्वादेश। अब इसी प्रकार कुछ दीर्घ उ के उदाहरण लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा वधु धन आगमन, वधु धन आगमन। अब इस वधु में क्या आ रहा है, दीर्घ उ। और इस दीर्घ उ का क्या बनेगा, वह, और वह भी कैसा होगा, हलंत। जब ध में से दीर्घ उ निकल जाएगा तो ध कैसा हो जाएगा, अधूरा। उ में से उ का क्या बन गया, वह, और आगे क्या आ रहा है, आगमन। आगे क्या आ रहा है, आगमन। अब ध अधूरा है इसलिए इसको अधूरा लिख देंगे। वह में आ मिला तो वह पूरा हो गया। जब मिला के लिखा तो क्या हो गया, वध्वागमन। वध्वागमन का मतलब होता है वधु का आगमन होना। तो वधु आप अच्छे से जानते हो, वधु बहू को कहते हैं। वधु तत्समय बहु तद्भव रूप होता है। तो वधु धन आगमन क्या हो गया, वध्वागमन हो गया। तो ये कैसे बना, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आगे देखिए अगला उदाहरण, ऋतु धन अंत। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, लघु। और लघु के बाद में असमान स्वर है तो इसका क्या बन गया, वह। जब तय में से उ निकलेगा तो जाहिर सी बात है तय हलंत होगा। उ का वह बनेगा तो वह भी हलंत होगा। और आगे क्या आ रहा है, अंत, तो इसका अंत लिख दिया। अब री का पूरा है तो री का री लिख दिया। तय में अधूरा है इसलिए तय अधूरा लिख दिया। वह में ए मिल गया तो वह पूरा हो गया, मिला के लिखा तो क्या हो गया, ऋत्वंत। ऋत्वंत। वैसे पहले क्या आ जाए, अधूरे वर्ण आ जाए रे से पहले, तो वहां कौन सी संधि होती है, यण। लेकिन हमेशा ऐसा हो ये आवश्यक नहीं। जैसे स्वेच्छा है तो वैसे पहले अधूरा वर्ण है तो ऐसा थोड़ी है कि यण ही है, वह स्व प्लस इच्छा से बन रहा है। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी। तो ऋतु धन अंत क्या बन जाएगा, ऋत्वंत बन जाएगा, इसका भी ध्यान रखना। अब एक अंतिम उदाहरण इससे संबंधित और लिखते हैं, उसके बाद हम संधि विच्छेद करेंगे। जैसे एक शब्द लिखा मैंने, धातु धन एक। अब धातु में यहां प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है, उ है। इस उ का क्या बन जाएगा, वह भी हलंत है। जब इसमें से तय में से उ निकल गया तो जाहिर सी बात है तय हलंत हो गया। उ से वह बना, वह भी हलंत है। आगे क्या आ रहा है, इकारा है। पहले क्या आ रहा है, यहां धा आ रहा है, ता का धा लिख दिया। तय में से उ निकल गया तो तय हलंत, तो वह उ का वह बना, आगे इक आ गया। अब यहां पर देखिए धा का तो हमने धा लिख दिया,
तय अधूरा है इसलिए तय लिख दिया। वह में ई मिली तो वह को ई मिला दिया और मिला के लिखा तो क्या बन गया, धात्विक। धातु धनिक धात्विक हो जाएगा। तो ये तो अभी हमने चर्चा किसकी करी है, यहां तक हमने अभी बात करी है सिर्फ संधि विच्छेद की, संधि युक्त की, सॉरी। अभी तो हमने बात किसकी करी है, संधि युक्त की। अब बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है विच्छेद करने की। तो संधि विच्छेद में खूब अच्छे महत्वपूर्ण उदाहरण समझना, जिसमें सबसे पहला उदाहरण मैं लिख रहा हूं स्वागत। अब कुछ विद्वान इस स्वागत का संधि विच्छेद स्व प्लस आगत करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। हालांकि अगर स्वागत का आप अर्थ ना निकाल के सीधा अगर कर रहे हो, बिठाना हो कैसे भी करके, तो दो हो जाएंगे, एक तो स्व धन आगत और एक होगा इसका सुधन आगत। अब यहां पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। देखिए स्वागत का मतलब होता क्या है, क्योंकि देखो जब मैं आपको संधि पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने सबसे पहले एक बात कही थी कि दोनों शब्दों का अर्थ मिलके वही निकलना चाहिए जो मूल शब्द का अर्थ है। स्वागत का अर्थ क्या है, जिसका आना अच्छा हो हम उसका स्वागत करने, हम उसका स्वागत करते हैं। कब, जब उसका आना हमें अच्छा लगता है। अब हमें किसी का आना अच्छा लग ही नहीं रहा तो हम उसका स्वागत करेंगे क्या, बाहर से ही भगा देंगे। स्वागत कर रहे हैं इसका मतलब उसका आना अच्छा है। अब स्व का मतलब होता है अपने आप आया हुआ, आगत माने आया हुआ, जो अपने आप आया हुआ है उसका स्वागत होगा, या जिसका आना अच्छा है उसका स्वागत होगा, जिसका आना अच्छा है। सु का अर्थ होता है अच्छा या सरल। तो इसलिए स्वागत का संधि विच्छेद ध्यान रखना, स्व प्लस आगत नहीं होता, दीर्घ स्वर संधि नहीं, यहां यण स्वर संधि होती है। तो स्वागत का देखिए कैसे लिखेंगे, सु धन आगत। अब स में क्या जुड़ रहा है, उ, और इस उ का क्या बनेगा, वह, और वह भी कैसा होगा, हलंत। जब स में से उ निकल जाएगा तो स कैसा हो जाएगा, जाहिर सी बात है अधूरा। उ से वह बनेगा, ये भी अधूरा। आगे क्या आ रहा है, आगत, तो आगत लिख दिया। जब सेक अधूरा है तो अधूरा लिख दिया। वह में आ मिला तो वह पूरा हो गया। जब इसको मिला के लिखा तो क्या हो गया, स्वागत हो गया। क्या हो गया, स्वागत हो गया। तो सुधन आगत क्या हो जाता है, स्वागत हो जाता है। आगे देखिए, ऊ के हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं, अब आगे लिख रहा हूं मैं एक उदाहरण, मध्वाचार्य। क्या लिखा, मध्वाचार्य। अब इस मध्वाचार्य का उदाहरण को ध्यान से समझना। मैंने एक शब्द लिखा यहां मध्वाचार्य। अब जाहिर सी बात है, देखो इससे पहले क्या आ रहा है, वैसे पहले अधूरा वर्ण है, तो वह किसका बनेगा, ऊ का। अब ऊ लघु आएगा या दीर्घ आएगा, तो आप अच्छे से जानते हो मधु में ऊ लघु आता है। कैसा ऊ आएगा, मधु में लघु ऊ आएगा। जब इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, मधु धन आचार्य, मधु धन आचार्य। अब इसमें लघु ऊ का क्या बनेगा, वह बनेगा, और वह भी कैसा बनेगा, अधूरा। जब द में से ऊ गया तो ध हलंत हुआ, ऊ से वह बना तो वो भी हलंत हुआ। आगे क्या आ रहा है, आचार्य, तो आचार्य लिख दिया। अब ध अधूरा है इसलिए हम इसको अधूरा लिख देंगे। वह में आ मिला तो वह पूरा हो गया, और इसको मिला के लिखा तो क्या बन गया, मध्वाचार्य। तो मधु धन आचार्य मिला के क्या हो जाता है, मध्वाचार्य हो जाता है। तो ये भी आपको विषय ध्यान रखना है। तो मधुधन आचार्य, मध्वाचार्य, सुधनागत स्वागत। इसी प्रकार एक उदाहरण होता है शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य। तो वहां ध्यान रखना, शुद्ध्यु शुद्धि धन उपास्य होता है, कई बार पूछ लिया जाता है, वो ई वाले में आता है शुद्ध्युपास्य। देखो एक उदाहरण लिख रहा हूं मैं, अन्वीक्षण। एक उदाहरण लिखा मैंने, अन्वीक्षण। अब वैसे पहले अधूरा वर्ण है, इसका मतलब ये किससे मिलके बना है, अनु, और वह के बाद जो कुछ भी है उसको वैसा ही उतार देंगे, तो इसके बाद आ रहा है ईक्षण। तो अनु में क्या आ रहा है, लघु उ,
और इस लघु ऊ का बन जाता है वह, और वह भी हलंत। जब न में से ऊ गया तो न हलंत हो गया, ऊ का वह बना, वह भी हलंत। आगे क्या आ रहा है, ईक्षण। मिला के लिखा तो न अधूरा है इसलिए इसको अधूरा लिख दिया, वह में दीर्घ ई मिली तो वह पूरा हो गया, क्षण का क्षण लिख दिया। मिला के लिखा तो अन्वीक्षण। अन्वीक्षण माने क्या होता है, जांच होता है, खोज या जांच होता है, ठीक है। अन्वेषण खोज को कह देते, अन्वीक्षण जांच को कह देते, अन्वीक्षक, अन्वीक्षक कहते हैं जांच करने वाला अधिकारी अन्वीक्षक कहलाता है। तो ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखना है, इसका भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो सुधन आगत स्वागत, मधुधन आचार्य, मध्वाचार्य, अनुधन ईक्षण, अन्वीक्षण। आगे समझिए, जैसे एक शब्द लिख रहा हूं मैं, स्वच्छ। एक शब्द लिखा स्वच्छ। अब देखिए स्वच्छ में आप कंफ्यूज मत हो जाना, सु धन अच्छ भी होता है और इसका अच्छा भी लिख देते हैं, दोनों रूप लिखे मिल जाएंगे आपको, तो कंफ्यूज मत हो जाना। कई शब्दों के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। अब यहां पर क्या आ रहा है, ऊ, और ऊ का बन गया वह, और वह भी हलंत है। अब जब स में से ऊ निकला तो स हलंत हो गया, ऊ का बना वह भी हलंत हो गया। आगे क्या आ गया, अक्ष, अच्छा। जब इसको मिला के लिखा तो स्वच्छ हो जाता है, तो अच्छा का अक्ष शेष रह जाता है, इसलिए इसको स्वच्छ नहीं कह के स्वच्छ कहते हैं। तो सुधन अच्छ भी हो जाता है, कई जगह अच्छा भी लिखा रहता है, लेकिन ध्यान रखना इससे कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं आपको पता लगे कंफ्यूज हो गए। एक उदाहरण देखो, गुर्वोदार्य। मैंने लिखा यहां गुर्वोदार्य। अब गुर्वोदार्य, इसको बहुत ध्यान से समझना। गुर्वोदार्य, तो वैसे पहले अधूरा वर्ण रह है, इसका मतलब यहां पर यण संधि होगी। गुर्वोदार्य में यण संधि होगी, क्यों होगी ये बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। आगे देखो, एक उदाहरण लिखा मैंने, वध्वर्थ। एक शब्द लिखा मैंने, अन्वेषक। और एक शब्द लिख दिया मैंने, स्वादी। ठीक है ना। अब इनके विच्छेद समझना ध्यान से। देखिए, गुर्वोदार्य का अगर विच्छेद की बात करेंगे तो क्या विच्छेद होगा, गुरु लघु आता है गुरु में, और आगे क्या आ रहा है, औदार्य। औदार्य बना है उदार धन ये से। अब यहां पर देखिए गुरु में क्या आ रहा है, लघु ऊ, और इस लघु ऊ का बनेगा वह, और वह भी बनेगा हलंत। जब रे में से लघु ऊ निकल गया तो रे हलंत हो गया, ऊ का बना वह भी हलंत हो गया। आगे क्या आ गया, औदार्य आ गया, औदार्य आ गया। अब यहां पर रे अधूरा है इसलिए कहां चला गया, वह के ऊपर, और यहां पर इसमें क्या बना, औ आ गया, गुर्वोदार्य। जब इसको मिला के लिखा तो क्या हो गया, गुर्वोदार्य हो गया। तो गुरु धन उदार धन ये, अब उदार में यह प्रत्यय जुड़ने के कारण ऊ का औ हो जाएगा, तो गुरु धन औदार्य गुर्वोदार्य हो जाएगा। अब आगे देखो वध्वर्थ का। वध्वर्थ का अगर विच्छेद करेंगे तो वधु, और वधु में ऊ आता है दीर्घ, और इसमें क्या आ गया, अर्थ। वधु धन अर्थ। अब वधु में कौन सा ऊ है, दीर्घ ऊ, जाहिर सी बात है दीर्घ ऊ का वह बन जाएगा, और वह भी हलंत होगा। अब यहां पर देखिए, जब द में से ऊ गया तो ध हलंत हो गया, ऊ का बना वह भी हलंत हो गया। आगे क्या आ गया, अर्थ आ गया। आगे क्या आ गया, अर्थ आ गया। अब यहां पर जब हम इसको मिला के लिखेंगे तो यहां पर द का तो मैंने क्या लिख दिया, अधूरा लिख दिया, वह में ए मिला तो वह पूरा हो गया, वध्वर्थ। वधु
धन अर्थ मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वध्वर्त हो जाएगा। कैसे हुआ ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आगे देखिए अन्वेषक, बात करेंगे अगर अन्वेषक की। अन्वेषक कहते हैं खोज करने वाला, खोज करता। अब यहां पर देखिए अनु धन एषक। अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि अनु ही आएगा, तो देखो यहां पर न से वैसे पहले अधूरा वर्ण है, इसका मतलब वह ऊ का बना है। अब ऊ लघु आएगा या दीर्घ आएगा, तो आप अच्छे से जानते हो अनु में तो लघु ऊ आता है, दीर्घ तो नहीं आता। तो अनु और आगे जो वह को हलंत करके जो कुछ भी बचेगा उसे निकाल लेंगे। तो वह को हलंत करा तो इसमें से ए निकली और जो आगे है वो आगे लिख दिया एषक। अब अनु के जो ऊ है, अनु में आने वाले इस ऊ का क्या हो जाएगा, वह होगा और वह भी हलंत होगा। जब न को लिखेंगे अधूरा तो न अधूरा लिख दिया, ऊ निकलने के कारण वह अधूरा हो गया और न का अधूरा हो गया और वह भी अधूरा होगा क्योंकि ऊ से बन रहा है। आगे क्या आ गया, एषक। अब न अधूरा है, इसी वजह से हमने इसको अधूरा लिख दिया, न अधूरा। वह में ए मिली तो वह पूरा हो गया और इसको मिला के लिखा तो क्या हो गया, अन्वेषक हो गया। तो कैसे बना है अन्वेषक, ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। न में से ऊ निकला, ऊ का वह बना, वह हलंत। जब न में से ऊ निकल गया तो न हलंत हो गया, ऊ से वह बना, ये भी हलंत, ए शक का ए शक लिख दिया, ए का ए लिख दिया, न अधूरा अधूरा लिख दिया, वह में ए मिली वह पूरा हो गया, ये शक का शक लिख दिया, अन्वेषक। तो अन्वेषक माने क्या होता है, खोज करने वाला। अब देखिए स्वादि। अब स्व प्लस आदि तो नहीं होगा, स्व प्लस आदि तो नहीं होगा, दीर्घ स्वर संधि तो नहीं होगी। स्वादि का मतलब यहां क्या होगा, सु प्लस आदि होगा, सु धन आदि। जो प्रारंभ से ही क्या हो, अच्छा हो, उसे कहते हैं स्वादि। ठीक है ना। अब स में ऊ जुड़ा है, अब इस ऊ का क्या बनेगा, ऊ का बनेगा वह और वह भी हलंत बनेगा। जब स में से ऊ निकलेगा तो जाहिर सी बात है स अधूरा हो जाएगा, ऊ में से वह बनेगा, स में से ऊ निकला तो स हलंत हो गया, ऊ का वह बना वह भी हलंत बनेगा और आगे क्या आ रहा है, इसके आदि आ रहा है तो इसको आदि लिख दिया। अब स अधूरा है इसलिए इसको हम अधूरा लिख देंगे। वह में दीर्घ आ मिला तो वह पूरा हो गया और दे का दी लिख दिया, मिला के लिखा तो क्या हो गया, स्वादि। तो ये कैसे बना है, किस प्रकार से बना है, ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यहां तक किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो ये कौन सी संधि हुई, यण संधि। अभी इसके बाद एक नियम और बच रहा है, री वाला। कौन सा नियम है, री वाला। और री वाला नियम क्या कहता है कि यदि री के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो री का क्या हो जाता है, र हो जाता है। तो उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उसकी भी बात करेंगे, लेकिन कब, ये पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली कक्षा में इसके आगे की बात करेंगे री से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही काफी है। एक बार फिर से सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।